हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके की क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे भारत के भौतिक विभाजन या भारत का प्रायद्वीपीय पठार को आज हम लोग देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है और यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते ही हैं। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले हम लोगों ने भारत के भौतिक विभाजन में हमने ये देखा था कि हिमालय भारत के उत्तर में है, फिर हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान है। हिमालय को और उत्तरी मैदान को हमने कवर कर लिया था। फिर भारत के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल को भी कवर कर लिया था और भारत में जो द्वीप समूह है, अनेक द्वीप समूह है, इनको भी हम कवर कर लिए थे। आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान, और इसके तहत हमारा भारत का जो भौतिक विभाजन है या भारत का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए आज देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। भैया सबसे पहले देखिए प्रायद्वीपीय पठार है क्या। सबसे पहले ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं ये आपका हिमालय है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है आपको, इसको हम मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका रेगिस्तानी क्षेत्र है, मरुस्थल वाला। ये वाला जो नीचे वाला दिख रहे हैं ना, इसी को हम लोग पठार बोलेंगे। तो पठार कुछ नहीं है, ये एक त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम अरावली पर्वतमाला से पूर्व में राजमहल की पहाड़ी तक, यानी कि ये जो अरावली पर्वत है और यहाँ पे जो राजमहल पर्वत है उससे इधर की ओर जो है, और दक्षिण में इलायची पहाड़ी तक इसका विस्तार है। या सिंपल जो आप त्रिभुजाकार आकृति देखते हैं उसी को हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे। इसकी जो एवरेज हाइट है पठार जो है 600 से 900 मीटर तक है। पठार और मैदान में अंतर क्या होता है, देखिए दोनों जो होता है ना फ्लैट है। मैदान भी आपको फ्लैट मिलेगा और पठार भी आपको फ्लैट मिलेगा, लेकिन मैदान जो होता है ना एकदम समुद्र तल के नजदीक होता है, समुद्र तल के नजदीक, यानी कि 100 से 150 मीटर, तो समुद्र तल से एकदम नजदीक है। पठार जो होगा 600 से 900 मीटर ऊंचा है, देख रहे हैं। यानी कि अगर समुद्र तल से ये कुछ ऐसे करके होगा, और मैदान जो होगा अगर समुद्र तल यहाँ है समुद्र, तो मैदान यहाँ पे होगा, या इससे भी नीचे हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैदान और पठार में ये मैदान की जो भूमि होती है बड़ी सॉफ्ट होती है, पठार की भूमि जो होती है स्ट्रांग होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो पठार है ये कौन है, तो भाई पेंजिया का भाग है। याद आया आपको फर्स्ट लेक्चर, आप लोगों ने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आपको याद होगा कि पूरे पृथ्वी पर एक ही लैंड मास था जिसको हम लोग पेंजिया बोलते थे, और यही पेंजिया बाद में टूटा, और यही पेंजिया बाद में दो चीजों में बना, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। फिर बाद में और भी टूटा, और ये यूरेशिया एक बना और एक साउथ एशिया, और फिर ये ऐसे ऐसे बना। तो भारत का जो ये टुकड़ा जो टूट के इधर से जो इधर की ओर निकला था बच्चा, ये वाला टुकड़ा, इसी को हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड का टुकड़ा, और यही है। तो ये पेंजिया का भाग था, गोंडवाना लैंड से टूटा था, उत्तर पश्चिम दिशा में यूरेशियन प्लेट से ये ही टकराया हुआ था, जो पिछले क्लास में हमने बात किया था। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी, या हम बोले पूरा इधर की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी अन्नामुडी है। कौन है बच्चा, अन्नामुडी। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये आता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अन्नामुडी, 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये चोटी कहाँ है, पश्चिम घाट में। अब ये पश्चिम घाट हम आगे देखेंगे। फिर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, चलिए बात ही कर लेते हैं। यहाँ पे एक पहाड़ जैसी संरचना है जिसको हम पश्चिम घाट बोलते हैं, और यहाँ पे एक पहाड़ जैसी छोटी संरचना है जिसको हम पूर्वी घाट बोलते हैं। तो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में है। महाराष्ट्र की कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कलसुबाई। प्रायद्वीपीय पठार को, ये जो प्रायद्वीपीय पठार आप देख रहे हैं उसको पठारों का पठार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पठारों से मिलकर ये बना है। जैसे इसमें सेंट्रल हाईलैंड केंद्रीय उच्च भूमि है, पूर्वी पठार है, उत्तर पूर्वी पठार है, दक्कन का पठार है, जो मैप के सहारे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार को, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन के पठार से हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए केंद्रीय उच्च भूमि कौन है, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूर्वी पठार में हम लोग इस वाले पठार को हम पूर्वी पठार बोलेंगे, यहाँ वाला पे। उत्तर पूर्वी पठार जो ये वाला पठार देख रहे हैं उसको उत्तर पूर्वी पठार बोलेंगे, और दक्कन का पठार, इस वाले एरिया को हम लोग दक्कन का पठार बोलेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो बारी बारी से हम लोग स्टडी करते हैं। तो केंद्रीय उच्च भूमि बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें अरावली पर्वत श्रेणी है, मेवाड़ का पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, सबको मैप में बारी बारी देखिए। अरावली पर्वत श्रेणी आपको यहाँ पे मिलेगा जो गुजरात से स्टार्ट होता है दिल्ली तक जाता है। ये अगर इस मैप में नहीं दिख रहा है फर्स्ट मैप में, तो सेकंड मैप में देखिए ये वाला है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है,
ये अगर यहाँ पे आपको इसमें नहीं है अरावली। मेवाड़ का पठार आप देखिए अरावली के जस्ट नीचे, ये जो सर्कल में बना रहा हूं ये है, ठीक है। इसी के बगल में मालवा का पठार, ये लो वाला पार्ट देखिए, ये है मालवा का पठार, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार देखिएगा तो ये आपको दिखेगा बुंदेलखंड का पठार, ये वाला, ठीक है। इसी तरह विंध्यन श्रेणी देखिएगा तो यहाँ पे एक पहाड़ जैसी संरचना आती है, उसी को विंध्यन, और यहीं पे हम सतपुड़ा श्रेणी बोलते हैं, यहीं पे पहाड़ जैसी संरचना आती है। तो इन्हीं सब के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन के आता है। तो भैया अरावली पर्वत श्रेणी का जो है दिल्ली रिज से लेके दक्षिण में गुजरात तक फैला है, यानी कि ये यहां से स्टार्ट होता है गुजरात से और दिल्ली में जाके खत्म होता है, यहां तक ये फैला हुआ है अरावली पर्वत। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। प्री कैम्ब्रियन काल का मतलब ये हिमालय से भी बहुत पुराना है, बहुत ज्यादा पुराना। और इसके बारे में कहा जाता है जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा तो हिमालय का डबल होगा, आज जो हिमालय देख रहे हो उसका भी डबल होगा, ठीक है। तो इसका उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया है। इस एरिया की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है लूनी नदी, जो मैंने आपको बताया था, और इसकी जो सहायक नदी है सुकड़िया और जवाई इसकी सहायक नदी है। अधिकांश नदियां यहाँ पे स्थलीय प्रवाह के रूप में बहता है। स्थलीय प्रवाह का मतलब है कि यहाँ की जो अधिकांश नदियां हैं उसके पास उतना पानी नहीं है कि वो अपना पानी समुन्द्र में जाके गिरा पाए, तो यह स्थल पे ही बहता है और स्थल पे ही खत्म हो जाता है। यह जो क्षेत्र है पूरा अरावली पर्वत श्रेणी का क्षेत्र, यहाँ पे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, चूना पत्थर के भंडार है। और यहीं पे आपका जो अरावली का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आबू माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। यहीं पे जैनों का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहां से आप गुरु शिखर वाला भी पॉइंट याद रखेंगे ही रखेंगे। तो यहां से अगर आप पूछिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है, तो भैया दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैला है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। लूनी नदी इस एरिया की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है और इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जहां पे जैन मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। लूनी नदी तो याद ही रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये लूनी नदी। इसके बाद आता है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार आपको फिर से याद दिला दूं, भारत का अगर ये मैप है तो गुजरात से ऐसे यहां पे है आपका मेवाड़ का पठार। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में है इसका विस्तार। मेवाड़ पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करते हैं, यानी कि यहां पे है आपका मालवा पठार। तो ये मालवा पठार इधर हुआ मालवा, और ये है अरावली। तो इन दोनों को कौन अलग कर रहा है, तो इन दोनों को बीच में बैठ के ये अलग कर रहा है मेवाड़ का पठार। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वत से निकलने वाली एक नदी है बनास नदी, ये इसके अपवाह में आता है। और बनास जो है किसकी सहायक है, चंबल नदी की। अब ये चंबल कौन है, तो यमुना की सहायक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपवाह वाले नदी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बस इसमें देखिए कि क्या क्या है, ठीक है बच्चा। मालवा पठार अभी आपने देखा, अरावली, मेवाड़, और फिर है मालवा का पठार। मालवा पठार जो है बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। अब ये बेसाल्ट चट्टान क्या हुआ, बेसाल्ट चट्टान में अपक्षय के कारण काली मृदा का भी विकास हुआ और इसके लिए कपास के लिए उपयोगी है। देखिए हमने जब हिमालय के बारे में आपको बताया तो एक चीज मैं बताना भूल गया और इस चीज को अभी मैं बता देता हूँ। देखिए जब यूरेशियन प्लेट से हिमालय भारत का पेंजिया का ये भाग प्रायद्वीपीय भाग टकराने वाला था, तो समुद्र में जब इनको टाइम लग रहा था तो यहाँ पे ना एक हॉट स्पॉट था। हॉट स्पॉट ऐसा जगह होता है जहां से खुद ब खुद लावा निकलता रहता है, जमीन से क्या निकलता है, लावा। जब ये यहां से निकला तो करोड़ों साल लगा इसको यहां से यहां तक हटने में। तो जब ये यहां से गुजरा ना तो ये लावा इस पूरे जमीन को फाड़ के पूरा लावा यहाँ पे बिछ जाता है, ठीक है, और तब जाके ये टकराता है। तो ये जो लावा है ना, इसी लावा जो निकला वही बेसाल्टिक है, बेसाल्टिक लावा। तो ये ही बेसाल्टिक लावा, ज्वालामुखी लावा वाला मिट्टी, बाद में ये जो लावा है बेसाल्टिक चट्टान बन गया और बाद में यही चट्टान टूटा तो काली मिट्टी बनी। और काली मिट्टी जो होती है जिसको हम अलग अलग नाम भी देते हैं, जैसे रेगुड़ मिट्टी, मृदा वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जो ना कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप देखिएगा गुजरात में, महाराष्ट्र में आपको सूती कपड़े का बड़ा फैक्ट्री दिखेगा। इसी कारण यहाँ पे चंबल, नर्मदा, तापी प्रमुख नदियां, इस एरिया में चंबल नदी, ये सब नदी बहती है। चंबल नदी घाटी अवनालिका प्रदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, इसे बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। कुछ नहीं करता, चंबल नदी घाटी में जब बारिश होता है ना तो ये ना बहुत सारा मिट्टी को ना अपने साथ बहा बहा के ले जाता है, तो मिट्टी को ना वहां पे खोखला कर देता है, और जिस खोखला वाले भाग को बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड का पठार, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में। यहाँ पे ग्रेनाइट और नीच चट्टानी संरचना में अपक्षय के कारण लाल मिट्टी का विकास हुआ है, और ये बुंदेलखंड काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, इसको ये याद रखिएगा।
विंध्यन श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट। इसका विस्तार जो है गुजरात से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तक है। बिहार में ही इसे कैमूर हिल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है विंध्यन श्रेणी। थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप लोग मैप में, क्योंकि मैप में नहीं देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका विंध्यन श्रेणी। कहाँ गया ये वाला लाइन, ये देख रहे हैं, ये है विंध्यन श्रेणी। यहाँ तक ये जाता है, बिहार तक ये पहुंचता है। बिहार में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैमूर हिल। ठीक है, विंध्यन क्षेत्र के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है जो विंध्य पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। सिंपल है, ये यहाँ पे ऐसे है, विंध्य पर्वत है ये, और ये आपका सतपुड़ा पर्वत है, और इसके जस्ट बीच में से नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो अपना पानी अरब सागर में गिराती है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विंध्य श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है जिसमें विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ी है। बहुत सारा पहाड़ी मिलकर यहाँ पे पहाड़ी बनाता है। विंध्य श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऊपर में विंध्य श्रेणी और नीचे में सतपुड़ा, तो सतपुड़ा के उत्तर में है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ भी आता है। ठीक है, इसके बाद आता है सतपुड़ा श्रेणी। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ जो 1350 मीटर है, जो पंचमढ़ी में है। यहां से नर्मदा और सोन नदी उद्गम निकलता है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी क्या है, ब्लॉक पर्वत है। और सतपुड़ा के दक्षिण में तापी बहती। ब्लॉक पर्वत कुछ नहीं होता है, जैसे मान लीजिए आपने हिमालय वाले रीजन में मैंने आपको बताया था कि दो है जो इधर खसक रहा है, अब ये खसका ये यहीं पे रह गया और ये खसक के यहाँ आ गया। अब मान लीजिए आप यहाँ पे अगर खड़े होकर देखोगे तो आपको ये रास्ता पूरा ब्लॉक किया गया है ना, इसी को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक है, तो कहानी ऐसी है आपकी, ये है आपका सतपुड़ा, अरे 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 क्या बना दिया हमने, ये है आपका सतपुड़ा रेंज। ठीक है, यहां से आपका बहता है नर्मदा नदी। अब फिर है आपका ये है विंध्य रेंज। ये कौन सा रेंज है, विंध्य रेंज है। यहां से नदी बहती है नर्मदा। अब फिर है आपका सतपुड़ा रेंज, और इसके बगल से बहती है तापी नदी। कौन सी नदी, तापी नदी। और नर्मदा तापी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो अपना पानी अरब सागर में गिराती है। बहुत कम नदियां हैं जो अपना पानी अरब सागर में गिराती है, और ये दो इनमें से एक है, तो इस चीज को पूरा याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में आते हैं पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में आपका 3 है, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और दंडकारनाई का पठार, और ये आपका इस एरिया का पठार है, इस एरिया का। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार जो झारखंड में है, इसमें आपका 3 पहाड़ी को या 3 पठार को एक पठार बोलते हैं, जैसे राजमहल का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी हजारीबाग और रांची के पठार को अलग करती है, यानी कि जैसे ये हजारीबाग का पठार है और रांची का पठार है, यहीं से बहती है आपकी दामोदर नदी जो इन दोनों को अलग करती है। यह छोटा नागपुर की सबसे बड़ी नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोयला इस रीजन से बहुत ज्यादा निकलता है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में। यहाँ पे महानदी और उसकी सहायक नदी शिवनाथ, हास्तो, मांड बहती है। इंपॉर्टेंट है महानदी, ये याद रखेंगे। कोयला भंडार यहाँ भी बहुत ही ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर में दामोदर नदी और यहाँ पे महानदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। अब आते हैं दंडकारनाई का पठार। दंडकारनाई का पठार का जो विस्तार है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसमें है। ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम है। दंडकारनाई पठार में जो बस्तर क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टीन धातु निकाला जाता है, तो ये थोड़ा सा 2-4 पॉइंट आप 2-4 बार देखिएगा और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी याद हो तो थोड़ा सा आइडिया रखिएगा कि अच्छा इसमें ये चीज पाया जाता है, ये चीज है। अब आते हैं उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार है जो राजमहल गारो गैप द्वारा अलग होता है। इसमें गारो, खासी, जयंता, मिकिर आते हैं। ये जो खासी पहाड़ी है इसके दक्षिण में स्थित है मासिनराम और चेरापूंजी, जहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होता है मासिनराम और चेरापूंजी में। और अधिक बारिश के होने के कारण यहाँ का जो चट्टान है ना, जो मिट्टी बदला वो बदल गया लेटेराइट मृदा का। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैप देख लीजिए, तब आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे राजमहल गारो गैप है। ठीक है, इसी को बोलते हैं राजमहल गारो गैप। ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये पठार वाला रीजन है, ये इधर हिमालय वाला रीजन है, ये वाला, तो इसी को बोलते हैं राजमहल गारो गैप द्वारा अलग होता है उत्तर पूर्वी पठार, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी सब है। ठीक है, अब मासिनराम, चेरापूंजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। चलिए अब आते हैं दक्कन का पठार। इसमें दक्कन ट्रैप आता है, कर्नाटक का पठार आता है, आंध्र का पठार आता है।
तो दक्कन पठार ये हो गया, ये इधर कर्नाटक का हो गया और इधर आपका आंध्र का पठार हो गया ये, ठीक है। तो चलिए बाबू देखिए, दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र क्षेत्र में बेसाल्ट से निर्मित संरचना है। बेसाल्ट याद आया, काली मिट्टी का विकास हुआ है, कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसाल्ट से निर्मित याद आ गया होगा, यूरेशियन प्लेट से जो भारतीय प्लेट टकराने के लिए जा रहा था तो बीच में एक हॉट स्पॉट मिला था, ये हॉट स्पॉट पूरा लावा बिछ गया था, यही है बेसाल्ट से निर्मित। इस क्षेत्र में गोदावरी नदी बहती है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ियों का विस्तार इस क्षेत्र में है। तो महाराष्ट्र वाले दक्कन ट्रैप वाले इलाका में सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ियां हैं। अब आता है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिम घाट संलग्न पर्वतीय क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। बाबा बुदान की सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र, भाई मलनाड वाला एरिया देख लीजिए, इंपॉर्टेंट एरिया है। ये देखिए पश्चिम घाट से सटा हुआ, पश्चिम घाट का यहाँ पे पश्चिम घाट, इसी से सटा हुआ ये देखिए ये वाला एरिया, ये इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं मलनाड। क्या बोलते हैं? मलनाड। मलनाड एक तरह से पहाड़ी एरिया है, ठीक है बच्चा। बाबा बुदान यहाँ के सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। आप कहिएगा बाबा बुदान क्यों? यहीं पे ना बाबा बुदान पहाड़ी पे कॉफी की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा बुदान। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कॉफी की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी बाबा बुदान। मलनाड के पूर्व वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। यहाँ लो अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र भी है और यहाँ पे कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा नदी भी यहाँ पे बहती है। अगर मैं फास्ट हो रहा हूं तो बाबू लोग कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। फिर आंध्र का पठार, रॉयल सीमा का पठार और तेलंगाना का पठार मिलकर बना था आपका आंध्र का पठार। और यहीं पे कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य में कोलोडी झील स्थित है, आंध्र के पठार के बगल में। चलिए तो ये हमने देख लिया, हिमालय देख लिया, उत्तरी मैदान देख लिया, प्रायद्वीपीय पठार देख लिया, मरुस्थल देख लिया। अब बच गया द्वीप समूह भी देख लिया। अब देख लेते हैं तटीय मैदान। देखिए सबसे पहले तटीय मैदान को देखने से पहले पश्चिम घाट और पूर्वी घाट समझते हैं। पश्चिम घाट कुछ नहीं है, देखिए जब आपको पता होगा यूरेशियन प्लेट से जब ये वाला पार्ट है ना सबसे पहले टकराया और फिर ये वाला पार्ट टकराया, तो ये वाला जो पार्ट टकराया ना तो यहाँ पे एक संरचना का निर्माण हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग पश्चिम घाट। और यहाँ पे जो हुआ इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। तो यहाँ पे ये जो पहाड़ है इसको बोलेंगे पश्चिम पूर्वी घाट, पूरब में जो है, और जो पश्चिम में है इसको बोलेंगे पश्चिम घाट। जैसे मैप में देखिए, चलिए मैप यहाँ पे नहीं है, ये देखिए ये जो दिख रहा है ना ये रेड ये है पश्चिम घाट और यहाँ पे भी एक पूर्वी घाट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए पश्चिम घाट क्या है, इसका विस्तार अरब सागर के समांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई। क्यों अरब सागर समांतर? ये अरब सागर है इधर और इधर एक पहाड़ जैसी संरचना है जो आती है, तो इसी को बोलेंगे, इसे सहयाद्री भी कहते हैं। इसका मुख जो है तापी के मुहाने से शुरू होता है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, यानी कि यहाँ से तापी नदी बहती है, यहाँ से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। वास्तविक पर्वत श्रेणी ही नहीं है, अरब सागर में अवसलन के कारण हुआ है। ये हुआ यूं कि मान लेते हैं ये यहाँ पे ऊंचा क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, झड़ गया और नीचे हो गया। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से ये वाला नीचे गया तो ये नीचे हो गया और ये वाला जो है ऐसे ही रह गया, ऐसे। तो ये तो पहाड़ बन गया। तो ये जो ना यहाँ से देखिएगा नो ब्लॉक पर्वत लिखेगा, तो यही है, ये वाला जो पार्ट है ये झड़ के नीचे आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से लगता है ये, ठीक है। महाबलेश्वर के पास गोदावरी, भीमा, कृष्णा यहीं से निकलती है। यूनेस्को ने 2012 में से विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट में बहुत सारे आपको दर्रा मिलेगा। दर्रा कुछ नहीं है, नेचुरल रास्ता होता है जो पहाड़ों के बीच में आपको एक कैप मिलेगा, इसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। जैसे थालघट दर्रा जो महाराष्ट्र में है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। इसी तरह भोरघाट दर्रा है जो आपको महाराष्ट्र में ही है, मुंबई पुणे को जोड़ता है। इसी तरह पालघाट दर्रा है, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप पीपीटी ले लीजिएगा आपको दिख जाएगा, केरल में है, जो पलक्कड़ और कोयम्बटूर को जोड़ता है। इसी तरह सेनकोट दर्रा है, केरल में ही है, तिरुवनंतपुरम मदुरै को जोड़ता है। और ये दर्रा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखिए थालघाट दर्रा, ये यहाँ से यहाँ, फिर आपको भोरघाट दर्रा, फिर आपको यहाँ पे एक दर्रा दिखेगा। तो इस तरह से बहुत सारे दर्रे हैं। अब इसी तरह से आपका पूर्वी घाट, पश्चिम घाट जो ना लगातार एक श्रृंखला है, लेकिन पूर्वी घाट है ना ऐसे ऐसे करके श्रृंखला है, तो इसीलिए असतत है, लगातार नहीं। ओडिशा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कम है 1100, इसकी औसत ऊंचाई ज्यादा है और इसकी औसत ऊंचाई कम है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी है आपकी अन्नामुडी, कई बार एग्जाम में आया है। अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी है महेंद्रगिरी, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण में देखेंगे तो नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालाकोंडा, नागरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। उसी तरह जावदी, सेवरॉय, पंचमलाई, सिरूमलाई पहाड़ी आपको तमिलनाडु में मिलेगी। ये पहाड़ियों का समूह है, ये आपको दिखेगा। ये आपने वेनकुंडा आपने सुना होगा, पुष्पा झुकेगा नहीं वाली फिल्म में, तो ये यही पहाड़ी है जो पूर्वी घाट में स्थित है। अब आते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान कुछ नहीं है, जैसे आपने देखा यहाँ पे पश्चिम घाट है और यहाँ पे पूर्वी घाट है। ये देखा, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये देखिए, ये जो अरब सागर और ये है आपका पश्चिम घाट के बीच में जो ये क्षेत्र है ना, इसी को हम बोलते हैं पश्चिम तटीय मैदान। और ये जो पूर्वी घाट है और ये जो बंगाल की खाड़ी है, इसके बीच में जो क्षेत्र देखते हैं इसको हम बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो ये पश्चिम तटीय मैदान है और ये आपको पूर्वी तटीय मैदान है। और ये मैप में आपको ये दिख रहा होगा, ये ठीक है। चलिए, तो पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिम घाट और अरब सागर के तट के बीच में है, जिसका विस्तार गुजरात से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक हुआ है। पश्चिम तटीय मैदान को आप 4 मार्गों में बांट सकते हैं। हर एरिया के बाद से अलग अलग है। जैसे गुजरात का मैदान कोकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। जैसे ये देखिए काठियावाड़ का तट, जिसको हम गुजरात तट बोलते हैं, फिर आ जाता है कोकण तट, फिर आपका मालाबार तट ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर बीच में यहाँ पे कन्नड़ तट भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसको 4 हिस्सों में आप बांट सकते हैं। इसका अगर स्पेस याद रखना है तो गुजरात का तट है काठियावाड़ और सौराष्ट्र से कच्छ के तटीय मैदान भी कहते हैं। कोकण तट जो है दमन से गोवा के बीच है। कन्नड़ तट गोवा से मंगलुरु के बीच है। मालाबार तट मंगलुरु से कैप के मोडिन के मध्य है। मालाबार तट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी मानसून आता है सबसे पहले मालाबार तट को ही हिट करता है। भारत का पश्चिम तट गुजरात में सबसे चौड़ा और दक्षिण की ओर जाने पे कम है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको चौड़ा मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे दक्षिण जाते हैं कम होता है और फिर ये बढ़ने लगता है। यहाँ पे चौड़ा है, फिर ये कम हो रहा है देखिए, और फिर ये बढ़ने लगता है, ठीक है। मालाबार के तटीय मैदान में कयाल, लेगुन पाए जाते हैं। यहाँ पे मालाबार का जो तटीय मैदान देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे झील पाए जाते हैं। यहाँ पे इस झील को यहाँ पे ना कयाल बोला जाता है। और यहाँ पे जो छोटे छोटे झील है जो समुद्र से जुड़े होते हैं, समुद्र से थोड़ा सा है पानी वहीं से आता है। यहाँ पे एक नौकादौड़ प्रतियोगिता होती है और इसमें नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नौकादौड़ प्रतियोगिता होती है इसमें, जैसे पुनमादा कयाल में ये होता है। अब आते हैं पूर्वी तटीय मैदान, यहाँ भी है। इसका विस्तार आपको स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक मिलेगा। इसको भी आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। उत्कल जो है स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच में है, ये वाला। फिर आंध्र वाला भी है, उत्तरी सरकार तट। इन दोनों को मिला के कहा जाता है उत्तरी सरकार, आंध्र वाले को, उत्कल वाले को। अब फिर है आपका कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जब मानसून रिटर्न होती है तो कोरोमंडल में बारिश करके जाती है। पूर्वी तटीय मैदान पे उत्तर से दक्षिण में बहुत सारे डेल्टा है। इधर बहुत सारे डेल्टा है। डेल्टा जहां नदी अपना पानी गिराती है ना, वहां पे डेल्टा बनाती है। डेल्टा आपको है ना सिर्फ और सिर्फ पूर्वी घाट पे ही मिलेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान में नहीं मिलेंगे, सिर्फ पूर्वी तटीय मैदान में ही मिलेंगे। जैसे महानदी डेल्टा उड़ीसा में महानदी बनाती है, गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी बनाती है, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बनाती है, कावेरी डेल्टा कावेरी नदी बनाती है तमिलनाडु में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेल्टा है आपके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया हो या कोई भी और दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, आप सबका धन्यवाद।